नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के केमिस्ट्री का पहला पाठ पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि केमिस्ट्री में कुल हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा धातु एवं अधातु, चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संक्षारण, विकृत गंधिता। कुल मिला के हमें यही 7 हेडिंग पढ़नी है और यही 7 हेडिंग पढ़ने के बाद यह पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हमारा उद्देश्य यह है कि आपको समझ में आ जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी परिभाषा बताई जाएगी कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। प्रकृति में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें हर पल परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध का फटना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना आदि। वैज्ञानिक इन सभी परिवर्तनों को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। इस परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि प्रकृति में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें हर पल परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि दूध का फटना। आप घरों में देखे होंगे कि दूध रहता है, कभी कभी फट जाता है। अब फट जाता है तो सोचिए पहले कैसे था दूध, अब कैसे हो गया। फलों का पकना, आम जब कच्चा होता है तो हरे कलर का होता है, लेकिन जब वही आम पक जाता है तो पीले कलर का होता है। कोई लोहा शुद्ध होता है और जब उसमें जंग लग जाता है तो बदल जाता है। आप इन तीनों में यह देख पाए कि पहले कैसे रहता है और परिवर्तन के बाद कैसे हो जाता है। यही कहा जा रहा है इस परिभाषा में कि प्रकृति में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें हर पल परिवर्तन होता रहता है, जैसे दूध का फटना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना आदि। वैज्ञानिक इन सभी परिवर्तनों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आप इन सभी परिभाषाओं को अपने निजी जीवन में जो देख पा रहे हैं उससे जोड़िए। जैसे दूध का फटना, आप सोचिए कि दूध कैसे रहता है और फट जाता है तो कैसे हो जाता है। आप देख पाएंगे कि दूध की प्रकृति बदल गई। फल पहले कच्चा रहता है तो किस रंग का होता है, पक जाता है तो किस रंग का हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। तो वही कहा गया कि प्रकृति में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें हर पल परिवर्तन होता रहता है, जैसे दूध का फटना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना आदि। वैज्ञानिक इन सभी परिवर्तनों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। इस परिभाषा को नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। आपके सामने 3 चित्र है। ठोस में जो गोल गोल दिखाए गए हैं वो अगर हम इसे कण मान लें तो ठोस में कण बहुत पास पास हैं, जबकि द्रव में थोड़ी दूरी दूरी पर हैं। गैस में तो बहुत ही दूरी पर है। अगर इसका उदाहरण हम बर्फ़ को ले लें तो बर्फ़ में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वह ठोस रहता है। बर्फ़ द्रव में भी बदला जा सकता है और जब द्रव में बदल जाएगा तो उसके कण दूर दूर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसी द्रव को यानी जल को जब गर्म करेंगे तो इसके कण और अधिक फैल जाते हैं, बहुत ही अधिक दूरी पर हो जाते हैं, जिसके कारण यह भाप बनकर उड़ता रहता है। आप देख पाए कि एक बर्फ़
कितने रूपों में बदल गया। सबसे पहले बर्फ ठोस था, फिर द्रव बना, फिर गर्म करने पर वह गैस बनकर भाप बनकर उड़ गया। यही भौतिक परिवर्तन कहलाता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होना। अगर हम थोड़ा सा और सोचें, अगर बर्फ ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन सकता है, तो वापस फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस, या गैस से डायरेक्ट ठोस, या द्रव से ठोस भी बन सकता है। यही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए परिभाषा देखते हैं। परिवर्तन वह होता है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संघटन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम 1 लीटर पानी का बर्फ बनाएं, बर्फ बन जाता है तो वह 2 किलो तो हो नहीं जाएगा, रहेगा 1 ही लीटर, वह 2 लीटर तो होगा नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसके केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ना कि द्रव्यमान में, वह उतना ही रहता है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। परिवर्तन वह होता है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संघटन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा कह रहा है परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती है। परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती है। वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति या आकार बदल जाते हैं। अभी आप पीछे चित्र में समझे थे, बर्फ को ले लीजिए। बर्फ जब पिघल जाता है तब द्रव बन जाता है, यानी पानी बन जाता है। जब वही पानी को गर्म करते हैं तो गैस बन जाता है, भाप बन जाता है। लेकिन उसकी प्रकृति तो नहीं बदली ना, था तो पानी ही, अभी भी पानी ही है, यानी उसका केवल रंग, आकृति या आकार बदल जाता है। पहले वह ठोस था, फिर द्रव बन गया, फिर गैस बनकर उड़ गया। इस परिभाषा को नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि यह परिभाषा आपको समझ में आ ही गई होगी और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ के ही इसे पढ़ सकते हैं और किसी को बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता था, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता था। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अगर 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण के लिए चलिए हम लेते हैं, जैसे आप घरों में देखे होंगे कि दूध रहता है तो घर पर मम्मी, दीदी उसमें थोड़ा सा नींबू या कोई भी खट्टा चीज़ डाल देती हैं और रख देती हैं, तो वह सुबह तक दही बन जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ वही बात हुई ना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ मिल जाता है। यानी दूध जब उस खट्टेपन से अभिक्रिया किया तो दही बन गया। और सोचने की बात यह भी है कि हम दही से दोबारा दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही तो है रासायनिक परिवर्तन। जबकि भौतिक परिवर्तन में जब हम बर्फ से द्रव बना सकते थे तो द्रव से पुनः बर्फ बना सकते थे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यदि 2 तत्वों से एक नया पदार्थ जन्म ले लिया तो उस नए पदार्थ से पुराना तत्व हम नहीं पा सकते। जैसे दूध का खट्टे के साथ मिलना दही बन जाता है, लेकिन दही से हम पुनः दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आशा है कि आपको ये परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। आप अपने निजी जीवन में निजी उदाहरण को लीजिए जो आसपास में देखते हैं, जैसे दूध से दही का बनना आदि। इस परिभाषा को भी नोट करेंगे और
आगे बढ़ेंगे। यदि यह परिभाषा भी आपको समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी आया है तो फिर से कमेंट करके हमें बताइएगा कि नहीं आया, तो हम आपको दूसरा उदाहरण देकर ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के भी साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, यह पाठ पूरे केमिस्ट्री का सबसे सरल पाठ है, क्योंकि यह सीधे सीधे हमारे समझने पर निर्भर करता है, ना कि याद करने पर। तो देखते हैं। अगला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी आप इसके पीछे भी पढ़ चुके, ये दोबारा फिर से आ गया। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जल प्राप्त होता है। आप यहाँ पर देखिए, दो पदार्थ हैं, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। जो दोनों जब आपस में मिले, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, दोनों जब आपस में अभिक्रिया किए तो एक नए पदार्थ का जन्म हुआ, H2O, जिसे जल कहते हैं। आगे कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक तथा बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि जो दो तत्व आपस में मिलेंगे उन्हें अभिकारक कहा जाता है और जो नया पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पादित यानी बन रहा है। तो एक बार परिभाषा को फिर से पढ़ते हैं और उदाहरण को समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण को देखिए। H2+O2, इसमें दो पदार्थ हैं, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो एक नया पदार्थ मिला, वो है H2O। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। यानी जो H2 और O2 अभिक्रिया कर रहा है उसे अभिकारक कहेंगे और जो नया पदार्थ H2O बन रहा है उसे उत्पाद कहते हैं। आशा है कि आपको ये परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप याद करने पे कम बल्कि समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन अच्छे मार्क्स से बहुत ही कम लोग पास होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे की परिभाषा और उदाहरण भी समझेंगे। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है गैस का, देखते हैं। दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले गैस के रूप में विलयन से अलग होते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ध्यान से देखिएगा। दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले गैस के रूप में विलयन से अलग होते हैं। जैसे कह रहा है कि दानेदार जिंक का जो सूत्र होता है वो होता है Zn। आगे कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, जहाँ H हाइड्रो है, Cl क्लोराइड है, जिसे क्लोरिक अम्ल कहा गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब Zn और HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए इसे अभिकारक कहेंगे। ZnCl2 तथा H2 नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए इसे उत्पाद कहते हैं।
आपको समझ में आ गया होगा। आप रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा इस उदाहरण से निकालिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी Zn और HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला नया पदार्थ यानी जिंक क्लोराइड ZnCl2 तथा H2 बनता है, प्राप्त होता है। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक और जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। आशा है कि आपको ये उदाहरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये गैस का उदाहरण है। यहाँ H2 के बगल आपको छोटा सा एरो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस है और गैस उड़ता रहता है ऊपर को, इसलिए एक छोटा सा एरो आपको ऊपर की ओर दिखाया गया है। चलिए एक दूसरा उदाहरण हम अवक्षेप का लेते हैं कि अवक्षेप क्या होता है। कह रहा है कि जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। जब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का सूत्र होता है K, क्योंकि इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं कैलियम, तो पोटेशियम आयोडाइड यानी पोटेशियम का K, आयोडाइड का I, तो पोटेशियम आयोडाइड का Ki हो जाएगा। और लेड नाइट्रेट, लेड का सूत्र होता है Pb, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3 का होल ट्वाइज। तो ये हो गया हमारा, जब हम पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया लेड नाइट्रेट से कराते हैं तो लेड आयोडाइड यानी PbI2 तथा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। आप यहाँ पर छोटा सा एरो PbI के बगल में देख पाएंगे नीचे की ओर, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम लोग सरसों का तेल पिराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि काट नीचे बैठ जाता है, तो वो काट ही अवक्षेप है। तो अवक्षेप सदैव नीचे पेंदी में ही बैठता है। तो आपको अवक्षेप समझ में आ गया होगा कि अवक्षेप क्या है। जब हम पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki की अभिक्रिया लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइज से कराते हैं तो PbI2 लेड आयोडाइड तथा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ Ki और PbNO3 का होल ट्वाइज अभिकारक कहलाएगा, PbI2 KNO3 यहाँ उत्पाद कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये उदाहरण भी समझ में आ गया होगा और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा ताप परिवर्तन का। तो देखते हैं ताप कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए अब इसको अपने निजी उदाहरण में जोड़ते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी तो एक पेंट करने वाले मिस्त्री को चूने में पानी मिलाते वक्त तो देखा ही होगा। जैसे ही चूने में पानी डालते हैं तो चूना उबलने लगता है, तो जो चूना पहले रहता है वो बिना बुझा हुआ होता है। जब उसमें जल डाल देते हैं तब वह बुझा हुआ चूना बनता है। यानी जब हम बिना बुझे चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप ताप में परिवर्तन का उदाहरण समझ पाएंगे। यानी जब बिना बुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, साथ ही साथ यह अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है।
बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO, जहाँ Ca कैल्शियम है, O ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड ही बिना बुझा चूना होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो CaOH का ट्वाइज प्राप्त होता है, यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और उसमें से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप बिना बुझे हुए चूने का भी उदाहरण लेकर ताप परिवर्तन को समझ पाए कि पहले चूना कैसे रहता है और जैसे ही इसमें जल डालते हैं तो कैसे ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसी के साथ यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली परिभाषा हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।